हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस का समाधान। जी हाँ, जीएस का समाधान जो डेली आपके लिए आता है सुबह 10 बजे। और अगर एनसीईआरटी से जुड़ी हुई आपको कोई भी समस्या हो तो आप उसके लिए एनसीईआरटी का सार देख सकते हैं दूसरे चैनल पे। ठीक है, तो देखिए ये जो अब आपके लिए क्लासेस लेके आई जा गई हैं तो ये है किरण की क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें भाग भाई भाग, यानी जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो इसी तरीके से इस बार जो आपके लिए लाया गया वो है पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे भाग 3, और भाग 3 में क्या है, संसद से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसी को हम लोग पूरी सीरीज करेंगे, सिर्फ ये नहीं कि एक ही करके छोड़ देंगे। ठीक है, पूरी सीरीज खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या पूछा गया है कि गवर्नमेंट की जो स्थिरता है वो किसके कारण होती है, संसद के कारण या फिर प्रेसिडेंट के कारण। तो यहाँ पे एक चीज ये सोचो, एक आदमी होना अच्छा है पूरे के पूरे सरकार में या फिर कई सारे लोग। 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब दे दो इसका कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है स्टेबिलिटी के बारे में, तो स्टेबिलिटी से हमेशा चीज़ याद रखो कि एक आदमी होना ही ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरेटिव टू कई सारे लोग हों। ठीक है, अब इसके लिए देखो पहले आपको ये जानना होगा कि गवर्नमेंट में दो संस्थान होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, ठीक है, और वहीं दूसरा है आपका यहाँ पे क्या, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कानून का पालन करता है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी दीवार नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे वही जो सेम ग्रुप आपने चुना वही सेम ग्रुप दोनों संस्थानों क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। अब अगर मान लो यह हट गया तो क्या होगा, तो दोनों संस्थान भी तो गिर गए, तो ये अनस्टेबल हुआ या स्टेबल हुआ, अनस्टेबल हुआ, राइट। तो इसी को कहते हैं पार्लियामेंट्री व्यवस्था, जिसमें आप सांसदों को चुनते हो, और वहीं केवल अगर एक व्यक्ति को चुनो और वो केवल एग्जीक्यूटिव यानी पालन करने वालों को देखे। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर मान लो राष्ट्रपति हट भी गया तब भी वहां पे कानून बनाने वाले स्थिर हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ये प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे राष्ट्रपति और गवर्नर एक साथ पूरे देश को यहाँ पे क्या करें, कंट्रोल करें। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, राष्ट्रपति और गवर्नर एक साथ पूरे देश को अगर कंट्रोल करें, तो इस प्रकार की व्यवस्था आपकी स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। और वहीं भारत में क्या है कि राष्ट्रपति आपका गवर्नर के ऊपर होता है, उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कितना समय लगता है भरने में। इजी सवाल है, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीने में। ठीक है, अब देखो कैसे आखिरकार 6 महीने में आपको यहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को जब भी अगर यहाँ पे पोस्ट खाली होती है, ठीक है, तो 2 पद होते हैं जो राष्ट्रपति के स्थान पे जा सकते हैं। एक तो है प्रेसिडेंट और दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान से सुनिएगा इसको। तो प्रेसिडेंट तब जाता है जब राष्ट्रपति के चुनाव में देर होती है। ठीक है, तो जो भूतपूर्व वाला जो आपके प्रेसिडेंट है ना, तब प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन अगर आपके प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पे फिर आपके राष्ट्रपति कौन बनाए जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट। दोनों में अंतर समझ में आ गया। भूतपूर्व कब बनाए जाते हैं, जब इलेक्शन में देरी होती है तभी उनको प्रेसिडेंट बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। और अभी इस समय कौन है आपके, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, और अगर मान लो पूछ लिया जाए ये कौन से राष्ट्रपति हैं आपके जो वर्तमान समय में, रामनाथ कोविंद, तो आप कहोगे 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, अभी इससे जुड़े हुए और भी आगे सवाल आएंगे, वो भी देखेंगे। यहाँ पे तीसरा सवाल क्या कह रहा है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मतलब ये पूछा गया जैसे आपके घर में असली जो अधिकार है वो किसके पास है, माँ या पापा के पास। ऐसे ही यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे निम्न पदों में से असली अथॉरिटी किसके पास है, प्रधानमंत्री, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष नहीं होगा, ठीक है, और ब्यूरोक्रेट। 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल जो आपकी अथॉरिटी होती है वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। तो आर्टिकल 174 है,
उसमें जो जिक्र किया गया है वो किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब क्या होता है, मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद के साथ सहयोग करने के लिए किसको यहाँ पे बनाया जाता है, प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री सहयोग करता है, मेन कौन है आपका, मंत्री परिषद होता है, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि जो भाई बताओ मुझे बताओ मंत्री वगैरह बनते कौन है, इसी मंत्री परिषद से तो बनते हैं। और वहीं अगर बात की जाए प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को आप नॉमिनल यानी कि कह सकते हो कि उनको नाम मात्र के लिए पद दिया जाता है। जो असली अथॉरिटी है वो किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री। लेकिन अधिकार किसके पास है, फिर से बता रहा हूं, मंत्री परिषद के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और क्या कहते हैं, जिम्मेदार गवर्नमेंट कहेंगे, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहेंगे, या फिर फेडरल यानी कि संघीय सरकार कहेंगे। 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब बताइए इसका। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसको एक टर्म अलग से दिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी पार्लियामेंट्री व्यवस्था की बात आती है तो ये एक वेस्टमिंस्टर व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है आपकी, वेस्टमिंस्टर व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत संसद में लोगों का चुनाव किया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, अब यही जो लोग चुने गए हैं संसद के, ये जो हैं आपके जवाबदेह होते हैं। ठीक है, यानी कि अब इन्होंने गवर्नमेंट तो बना ली, अब मान लो ये कोई भी कार्य करेंगे तो संसद के अधीन रह के करेंगे और उसी के हिसाब से जिम्मेदारी निभाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उम्मीद करता हूं अंतर समझ में आ गया होगा। तो यहां पे फेडरल गवर्नमेंट आपका गलत होगा, क्यों आखिरकार, क्योंकि ये राज्य आधारित सरकार है, और जबकि भारत में कैसी आपकी सरकार बनती है, केंद्र आधारित सरकार। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, राज्यसभा के मेंबर की आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। 5 सेकंड है, इजी है क्वेश्चन है, सामने फोटो भी बनी हुई रूपा गांगुली, ये वर्तमान समय की आपकी एमपी हैं राज्यसभा से। चलिए फटाफट 5 सेकंड में जवाब दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 30 साल। हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी राज्यसभा की बात आती है तो वो 30 वर्ष होती है। ठीक है, जैसे कि अभी आपके सामने एग्जाम्पल क्या है, रूपा गांगुली, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से। ठीक है, तो इनको जो आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा में 12 लोगों को नामित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, तो उनमें से ये एक है। ठीक है, इसके अलावा 4 जो हैं आपकी, ये यूनियन टेरिटरी से सदस्यों को चुना जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, इन यूनियन टेरिटरी में केवल 2 ही जगह हैं जहां से चुना जाता है, एक है दिल्ली और दूसरा क्या नाम बताएंगे आप, दूसरा हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, तो इन दोनों जगह से आपके 4 सदस्य चुने जाते हैं, वहीं 12 सदस्य आपके कहां से चुने जाते हैं, आपके जो विशेष राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपकी कुल सीटें अगर जोड़ी जाएं तो यहाँ पे कुल कितनी होती हैं, तो याद रखिएगा 250 सीटें होती हैं। लेकिन वर्तमान समय में कितनी है आपके पास, 245। तो 245 में 12 राष्ट्रपति के द्वारा और 4 आपकी यूनियन टेरिटरीज के द्वारा जोड़ी जाती हैं। और वहीं अगर मान लो मैं कह दूं लोकसभा की मिनिमम एज कितनी है, तो क्या बताओगे, तो याद रखना लोकसभा छोटा है ना उम्र में, तो लोकसभा की उम्र है 25 साल और राज्यसभा की उम्र है 30 साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला सवाल। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे राष्ट्रपति चुनता नहीं है या अपॉइंट नहीं करता है। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, ध्यान से कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर आपके लिए होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस थे, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ पे क्या है आपका जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट के को कभी भी राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं करता है। ठीक है, इनका इलेक्शन होता है। क्या होता है आपका, इलेक्शन होता है, और इलेक्शन जो है उसमें कौन भाग लेते हैं ये बहुत ज़रूरी बात है। तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा के जो भी एमपी होते हैं इलेक्टेड, कौन से वाले, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, दोनों प्रकार के। यहाँ पे एमपी जो है चुनाव करते हैं किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, इसीलिए उसे अपॉइंट कौन नहीं करता है, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो देखो एक चीज और याद रख लो, वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है जो आपके संविधान में वो क्या है, वो है 63वां आर्टिकल। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं। तो यहां पे पूछा गया था अपॉइंट करने के लिए, तो देखो एक क्वेश्चन हमारा और तैयार हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन अपॉइंट किया जाता है। तो एक हो गया गवर्नर, दूसरा कौन हो गया आपका, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड
सुप्रीम कोर्ट। इन दो तीनों को आपको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और वहीं गवर्नर के लिए आर्टिकल क्या है आपका? 153, भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पे पूछा गया है कि अगर मान लो राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाए उससे पहले कितना समय चाहिए होता है एक हाउस का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, कितना समय चाहिए होता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कि वो उसे पारित कर दें, ठीक है। चलिए 5 सेकंड है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 महीने का समय लगना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 महीने में आपके दोनों हाउस यानी राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा नेशनल इमरजेंसी को पास यानी अप्रूवल देना ही होगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर नेशनल इमरजेंसी की बात कर ली जाए आपसे, तो नेशनल इमरजेंसी के लिए यहाँ पे आर्टिकल क्या होता है? तो 352। और वहीं अगर प्रेसिडेंट रूल की बात कर ली जाए तो क्या बताओगे आप? 356, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और जान लो, यहाँ पे आपके लिए भले ही 1 मंथ लिखा हो, लेकिन पहले जो है आपका यहाँ पे 2 मंथ होती थी, तो इसे 44वें संशोधन कौन से साल में आया था, क्या बताओगे इसके लिए? 1978 में। तो इसके माध्यम से इसे 2 महीने से आपका घटा के कितना कर दिया गया? 1 महीने कर दिया गया। तो अब उम्मीद करता हूँ ये सवाल जैसे ही आएगा कि दोनों सदनों में कितना समय लगता है, तो आप तुरंत क्या बताओगे? 1 महीने में, ठीक है। चलिए, और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इमरजेंसी कितने समय के लिए लगती है मैक्सिमम, तब क्या बताओगे? 6 मंथ्स, ठीक है। तो 6 मंथ्स में क्या हो जाएगा आपका? इमरजेंसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी बिल जो है आपका अगर लोकसभा के द्वारा पास किया गया है, ठीक है, तो राज्यसभा के द्वारा कितना समय लगना चाहिए उसे पारित या कोई भी एक्शन ना लेने पर? 5 सेकंड है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फटाफट 5 सेकंड में इसका जवाब दे दो कि राज्यसभा के द्वारा कितना समय लिया जाना चाहिए अधिकतम। चलिए यहाँ पर अगर मनी बिल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तो मनी बिल हमेशा एक चीज़ याद रखना, कौन से आर्टिकल में आता है आपका? 110 में, ठीक है। तो ये जो मनी बिल है आपका, ये पारित कौन करता है? मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, और इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है राष्ट्रपति का, ठीक है। अब राष्ट्रपति से अप्रूवल लिया है और मिनिस्टर क्या कर रहा है? इसको पारित कर रहा है संसद में भी, कहाँ पे? लोकसभा में। तो जब लोकसभा से पास होके गया तो राज्यसभा को हद से हद, अब इसको याद रख लेना, 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अब अगर मान लो कि राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया या उसको लौटाया नहीं, तब भी अगर वो मनी बिल है तो उसे आपको पास मान लिया जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, दोहराता हूँ उसको, कि अगर राज्यसभा के द्वारा उसको आगे नहीं बढ़ाया गया 2 हफ्ते में, तब भी उसे लोकसभा के द्वारा अगर पारित कर दिया गया है तो वो मनी बिल पास माना जाएगा, फेल नहीं माना जाएगा, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो इस मनी बिल को डिसाइड कौन करता है? देखो अभी मैंने बताया है कि यहाँ पे आपको अप्रूवल कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट। कौन आपका भेज रहा है? मिनिस्टर। डिसाइड करता है स्पीकर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूछा क्या गया है कि 2 सदनों में, यहाँ 2 सेशंस अगर होते हैं पार्लियामेंट के, तो उसमें कितना मैक्सिमम अधिकतम इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। 5 सेकंड है, थोड़ा ध्यान से सोचना कि बजट सेशन, मॉनसून सेशन में कितना अंतराल होना चाहिए। देखिए अगर जब भी आपसे मैक्सिमम इंटरवल की बात की जाए, अच्छा अगर पूछ लिया जाए मिनिमम इंटरवल, ठीक है, तो देखो मिनिमम इंटरवल तो यहाँ पे आपका 1 मंथ का भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना इसको। वहीं अगर मैक्सिमम इंटरवल कह दिया जाए तो 6 महीने, 6 महीने के अंतर्गत फिर से आपको दोबारा सेशन करना पड़ेगा। तो अगर 6 महीने के अंतर्गत पे करोगे तो मेरे ख्याल से कुल कितने सेशन कर सकते हो? केवल 2, ठीक है, इसको याद रखना आप। तो वैसे अगर देखा जाए तो सेशंस कितने हैं आपके पास? एक होता है बजट, एक होता है मानसून और एक होता है विंटर, ठीक है। तो बजट, मानसून और विंटर, इन तीनों में अगर मैक्सिमम गैप 6 मंथ रखने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो अगर मैक्सिमम 6 मंथ रखेंगे तो आपके पास सेशंस कुल कितने होंगे? केवल 2 ही रहेंगे, इसको याद रखिएगा। अच्छा अगर ये याद रखना है कौन कौन से सेशंस हैं, तो इसको ऐसे याद रख लो, बजट ने यहाँ पर क्या किया? बजट ने यहाँ पर आपका छाते से सर्दी बचा ली। बजट ने क्या किया? छाते से सर्दी बचा ली। तो यहाँ पे बजट सेशन हो गया, छाते से क्या हो गया? मानसून सेशन, और सर्दी से क्या हो गया? विंटर सेशन, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम पीरियड किसका होता है? तब इसका पीरियड होता है बजट सेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं।
क्या कह रहा है कि अगर ये डिसाइड करना है कि मनी बिल है या नहीं तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट, स्पीकर या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष। 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर कभी भी अगर डिसाइड करना है कि उस बिल को क्या मनी बिल या फिर इसका एक और नाम होता है क्या यहाँ पे फाइनेंशियल बिल, तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में से डिसीजन लेने का अधिकार केवल स्पीकर के पास होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखो होता क्या है यहाँ पर कि अगर इसको डिसाइड करना है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि यहाँ पर मनी बिल हो गया है ये आपका, तो मनी बिल किस आधार पे बनाया जाता है, तो इसके लिए याद रख लो कि या तो वो टैक्स से संबंधित होगा या फिर वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत के फंड के अंतर्गत आएगा, तभी उसको मनी बिल बनाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और आर्टिकल क्या था आपका इसका 110, एक बार फिर से दोहरा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ एक पूछा ये गया है कि कौन सी ऐसी निम्न में से कमेटी है जिसमें राज्यसभा से किसी भी सदस्य को चुना नहीं जाता है। 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा एस्टीमेट कमेटी। हमेशा एक चीज़ याद रख लो, इसको ऐसे याद रख लो कि लोकसभा के लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्राक्कलन करते रहते हैं या फिर एस्टीमेट लगाते रहते हैं। तो एस्टीमेट से मतलब क्या होगा, केवल लोकसभा के सदस्य ही आपके किस में जाते हैं, एस्टीमेट कमेटी में। तो इसको ऐसे अलग से याद कर सकते हो। तो एस्टीमेट कमेटी में अगर देखा जाए तो कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपके यहाँ पर एस्टीमेट कमेटी के अंतर्गत कुल 30 सदस्य होते हैं। वहीं 22 सदस्य होते हैं आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन अंडरटेकिंग में। ठीक है, और वहीं अगर बात कर ली जाए गवर्नमेंट अश्योरेंस कमेटी, तो ये याद रखो ये अलग से है। तो ये आपकी एक डिपार्टमेंटल कमेटी है जिसमें कुल यहाँ पे सदस्य कितने होते हैं, 25 सदस्य होते हैं। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा सदस्य किस में है, इसी एस्टीमेट कमेटी में तो हुए। तो यही सवाल भी आपका बन जाएगा कि सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली कमेटी भी कौन सी है, आपकी एस्टीमेट कमेटी, जिसमें कोई भी सदस्य राज्यसभा का चुना नहीं जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट या असेंबली कभी भी कोई अधिकता या फिर अपनी शक्ति से बाहर जाए तो उसके लिए कौन सा हथियार या कौन सा टूल अपनाया जाएगा। 4 ऑप्शंस हैं कि राष्ट्रपति को देखा जाएगा या नो कॉन्फिडेंस को पास किया जाए या फिर जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। 5 सेकंड है, थोड़ा सोच के बताना, आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखिए यहां पर आपसे सवाल क्या कहा गया है, विधायी ज्यादतियां, यानी कि अगर मान लो उन्होंने कोई गलत कानून या लॉ बना दिया। ठीक है, अब इस लॉ के लिए राष्ट्रपति तो भाई पहले नहीं आएगा। पहले गलत लॉ को अगर आपको न्याय दिलवाना है ना उसके खिलाफ, तो न्याय के लिए कहाँ जाओगे भाई, न्याय के लिए तो आप क्या करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाओगे। अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू के लिए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जाते हैं हम, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और वहीं हाई कोर्ट भी हम लोग जा सकते हैं। इसको याद रखना, सवाल कई बार ऐसे आता है क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या सिर्फ हाई कोर्ट, तो लिख देना दोनों में जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के लेते हैं अगला सवाल। क्या कह रहा है हमसे कि नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस। यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि मनी बिल को अगर आपके यहाँ पे लोकसभा में देना है या आपका इंट्रोड्यूस कराना है तो किसकी परमिशन चाहिए होती है, ये सवाल कह रहा है, किसकी परमिशन चाहिए होती है। 5 सेकंड है, इसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, फटाफट बस इसका जवाब दे दो। मेरे ख्याल से इसमें अब गलती इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे पहले हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं। तो प्रायर अप्रूवल, देखो पूर्व अनुमति, इसका मतलब क्या होता है, इसको पहले समझो थोड़ा सा। पूर्व अनुमति का मतलब है कि अगर तुम्हें मान लो बाहर घूमने जाना है, ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने उससे पहले ही अपने मम्मी और पापा को तैयार कर लिया कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, तो इसको कहते हैं पूर्व अनुमति। इसी तरीके से जब मनी बिल को पास करना होता है तो सांसद क्या करते हैं, वो जाकर के पहले राष्ट्रपति से क्या ले लेते हैं, पूर्व अनुमति। तो इससे होता क्या है कि जब मनी बिल वापस राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उसको मना नहीं कर सकता। यही रीजन है कि पूर्व अनुमति ली जाती है किसकी, यहाँ पे राष्ट्रपति की। ठीक है, और वहीं पे आपकी ये सहायता कौन करता है, सांसद यानी कि मिनिस्टर उसको
पारित करता है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये अब आपको पूरी तरह रट गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 14 क्या कह रहा है हमसे कि राज्यसभा में अधिक, ये कह सकते हैं शक्ति किस रूप में आप कह सकते हैं वो इंजॉय करते हैं। इंजॉय का यहाँ पे मतलब ये है कि क्या डिफरेंस है राज्यसभा की शक्तियों में और लोकसभा की शक्तियों में जो सिर्फ राज्यसभा कर सके। 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब दे दीजिए, बहुत रिपीटेड सवाल है ये। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। जी हाँ, राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या हुआ पहले ये जानते हैं। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये तीनों सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया आपकी सर्विसेज का जिनको दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इनमें अगर कोई भी नई अगर इन्हें सर्विस जोड़नी है तो इसका अधिकार किसके पास है? केवल राज्यसभा के पास है, ये लोकसभा के पास नहीं होता। इसके अलावा एक और शक्ति है राज्यसभा के पास, तो वो कौन सी शक्ति है? राज्यसभा के द्वारा स्टेट लिस्ट यानी राज्य की जो सूची है ना उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो अगर कोई भी नई सर्विस बनानी हो तो 312 के अंतर्गत, और अगर स्टेट लिस्ट में कोई भी परिवर्तन करना हो तो 249 आर्टिकल में स्टेट लिस्ट आती है, उसी के द्वारा परिवर्तन किया जाएगा। तो दोनों ही आर्टिकल याद कीजिएगा, 249 और 312। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि राज्यसभा को डिसॉल्व करने यानी उसे भंग करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के चेयरमैन के पास है, या राष्ट्रपति के पास है, या फिर संयुक्त अधिवेशन के पास है? 5 सेकंड है, जल्दी से बताइए इसका जवाब। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो राज्यसभा के लिए अगर आप कहें कि यहाँ पे इसे डिसॉल्व करना, तो एक चीज़ याद रखिए कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट का मतलब इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन अब आपके लिए ठीक हो जाएगा? 4th, राइट, क्योंकि इनमें से कोई भी व्यक्ति है जो आपका उसको राज्यसभा को भंग कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर बात की जाए इसके दूसरे सदन की यानी लोकसभा की, ठीक है, तो यहाँ पर जो लोकसभा है इसको भंग किया जा सकता है। तो भंग यहाँ पे कौन करेगा? तब वहां पे जवाब हो जाएगा स्पीकर के द्वारा भंग किया जाता है। और उसको कहते क्या है? उसको कहा जाता है प्रोरोगेशन। अगर वहाँ का जो आपका सदन का वो आपका सेशन है, सेशन को अगर ख़त्म करना है तो स्पीकर के द्वारा ख़त्म किया जाएगा और प्रेसिडेंट के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। और अगर कहा जाए कि यहाँ पे सेशन को बुलाता कौन है, तो सिर्फ एक ही नाम लेना, प्रेसिडेंट। तो बुलाएगा प्रेसिडेंट, भंग कौन करेगा? स्पीकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। क्या कह रहा है 16वां सवाल हमसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए संविधान है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो संविधान में ऐसा कौन सा अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल अधिकार में संविधान में रखा गया है? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़ना, जो सबसे अलग है वही होगा यहाँ पे। देखिए इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं ना तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लो कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो हैं ये तीनों के तीनों ही आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जो ऐड किया गया वो सबसे अलग ही सा ही दिखेगा, वो क्या है? आपका निजता का अधिकार। तो इसको जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे दाखिल किया गया था आर्टिकल 21 में। अब इसको याद कर लेना, आर्टिकल 21 में आपका राइट टू प्राइवेसी है। क्या ये राइट टू प्राइवेसी? मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपका आधार बनेगा तो इस आधार की जो जानकारी है, चाहे आपके यहाँ पे आंखों के बारे में हो या फिर आपके हाथों के निशानों के बारे में हो, तो इसको किसी और कंपनी को बेचा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है? आपका प्राइवेसी का अधिकार है। और वहीं अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कौन सा अब यहाँ पे आर्टिकल आपका आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आपका आर्टिकल 19, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहे हैं हमसे कि निम्न में से कौन से संविधान से, कहाँ किस देश के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है? ध्यान से सोचना, बहुत रिपीटेड सवाल है, आराम से कर ले जाओगे।
देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये लिया गया था आयरलैंड से, ठीक है। और वहीं अगर बात कर लीजिए यूएस से क्या लिया गया जो एग्जाम में हमारे पूछा जाता है, तो एक है मूल अधिकार और दूसरा है जुडिशियल रिव्यू, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से आपका जॉइंट सिटिंग यानी अगर दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को अगर एक साथ बिठाना है तो कहाँ से लिया गया है आपका, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और कनाडा से क्या लिया गया है, मजबूत केंद्र, ठीक है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 18वां क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी पावर का पहले मतलब समझ लो। रेजिडुअरी पावर का देखो यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे पास 3 लिस्ट है, यहाँ पे आपकी कौन कौन सी हैं, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। तो इन तीनों में जो भी चीज नहीं आ रही है उसको क्या कहा जाता है, रेजिडुअरी। अब पूछा ये गया है कि उसको कौन लागू करेगा। 5 सेकंड है, जल्दी से इसका सही जवाब बता दीजिए। देखिए इसके लिए देखिए सीधा सा जवाब है रेजिडुअरी पावर है, ना स्टेट में आ रही, ना यूनियन में, ना कंकरेंट में। तो हमेशा याद रखो कोई भी अगर समस्या होगी तो कहाँ जाओगे, घर के बड़े के पास जाओगे, और घर का बड़ा कौन है, संसद। तो यहाँ पे संसद में कौन कौन से सदन आते हैं, दोनों ही तो आएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2, यानी आपका 4th ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो इसी तरह 3rd और 1st भी क्या हो गए आपके, गलत हो गए, क्योंकि पहले आप संसद के पास जाओगे फिर संसद किसके पास जाती है, राष्ट्रपति के पास। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये रेजिडुअरी पावर, इस रेजिडुअरी पावर का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई नया देश भारत के अधीन करना है तो इसके लिए नियम कौन बनाएगा, संसद। मेरे ख्याल से अब मतलब समझ में आ गया होगा। और इसके लिए आर्टिकल है आपका आर्टिकल 248 यानी 248, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 19वां सवाल क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को चुनना है तो किन किन सदस्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 5 सेकंड है, तो ध्यान से सोचना कि आप राष्ट्रपति में ज़्यादा सदस्यों को लेते हो और वाइस प्रेसिडेंट में कम सदस्यों को लिया जाता है, ठीक है। फटाफट बताइए इसका जवाब। देखिए इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, मेरे ख्याल से आप लोग भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे होंगे। यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या मतलब हुआ इसका कि देखो अगर कभी भी राष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पर मेंबर्स ऑफ आपके क्या है, बोथ पार्लियामेंट के लिए ही जाते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हल्का सा गलत हो गया, यहाँ पे 3rd ऑप्शन होगा मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखो मतलब क्या हुआ बोथ द का, कि एक तो होते हैं इलेक्टेड, दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है। तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ये दोनों तो आपके किस में भाग लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक है। और वहीं अगर बात कर ली जाए आपकी कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड आपके किस में भाग लेंगे, तो सिर्फ इलेक्टेड भाग लेते हैं आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट का जब भी चुनाव किया था, उसमें नॉमिनेटेड का कोई हिस्सा नहीं होता है। उसके अलावा राज्य के भी अगर आपके इलेक्टेड की बात की जाए तो भी किस में केवल लेंगे, आपके प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और इसी के साथ चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला सवाल। क्या कह रहा है हमसे 20th क्वेश्चन, यहाँ पे ये कहा गया है आपसे कि यहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर है, ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर जो है ये क्या कार्य करता है, ठीक है। 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं प्रोटेम स्पीकर की, ठीक है, तो ये आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अभी हाल ही में बनाए गए थे। इनका नाम क्या था, थोड़ा याद आ रहा है, वीरेंद्र कुमार इनका नाम है। तो इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया क्यों गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले राइट ऑप्शन क्या है, स्वेरिंग इन ऑफ मेंबर, यानी कि जो शपथ के लिए जो आपका जिसको चुनाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता कैसे, तो यहाँ पर अगर मान लो कि आपसे कहा जाए कि स्पीकर का चुनाव कर लो, तो स्पीकर का चुनाव करने के लिए जरूरी है कि वहाँ पे सांसद हो, मतलब समझिएगा। और सांसदों का चुनाव अगर करना है तो फिर वहाँ उसके लिए भी क्या होना चाहिए, स्पीकर हो। तो इसी समस्या हुई कि नहीं हुई यहाँ पे। तो अगर दोनों जगह स्पीकर चाहिए तो आपको पहले क्या चुनाव करना पड़ता है, एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करना पड़ता है जो पहले सांसदों को शपथ दिलाएगा और फिर सांसद मिलकर किसी और स्पीकर को चुनते हैं, जो अभी वर्तमान समय में कौन है आपके, ओम बिरला ही तो है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।